Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Welcome to the print interview. Today we have with us Dr. Fayaz Ahmed Faizi, with whom we are going to talk about his latest column for the print. He has written about Sir Syed Ahmed Khan in his latest column. Dr. Fayaz Ahmed Faizi एक social activist हैं, पेशे से फिजिशियन है और पसमानदा मुसलमान समुदाय के सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। उन्होंने जो द प्रिंट के लिए जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने सर सैयद अहमद खान के बारे में बात की है। तो इस इंटरव्यू में आज हम उनके इसी कॉलम के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर फैजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन था, तो इसी संबंधित आपने उनके बारे में कॉलम लिखा और इसमें आपने जिक्र किया है कि कैसे भारत और पाकिस्तान का सर सैयद अहमद खान को लेकर के अलग नजरिया है। तो इसके बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को प्लीज समझाइए। जी नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि द प्रिंट मीडियम ने मुझे पुनः मौका दिया है। जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है। एक अजीब सी बात है कि सर सैयद को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जनक माना जाता है, ट्यूनिशन थ्योरी का जनक माना जाता है और उनका वहाँ महिमामंडन किया जाता है। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखेंगे इंडिया में भी अशराफ, विशेष रूप से अशराफ वर्ग और सेकुलर और लिबरल मीडिया द्वारा भी उनका महिमामंडन किया जाता है। तो एक अजीब सी बात पड़ती है कि जो पाकिस्तान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसकी विचारधारा पे नींव पड़ी और उसी सर सैयद ने उसकी बुनियाद रखी, उसी बुनियाद पे जमीयतुल उलमा और मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की इमारत को खड़ी की, तो वहाँ महिमामंडन होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन इंडिया में इस तरह की बात होती है तो बात पूरी समझ में नहीं आती है, क्योंकि बिल्कुल एक ट्यूनिशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो सर सैयद ने ही सर्वप्रथम लाया था। और आप 1866 के आसपास उन्होंने सांप्रदायिक आधार पे, कॉम्युनल बेसिस पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी कि हमारा पृथक निर्वाचन हो जाए चाहिए, क्योंकि हम अलग राष्ट्र हैं, हम हिंदू से बिल्कुल अलग। ट्यूनिशन थ्योरी के बारे में आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है अपने कॉलम में सर सैयद अहमद खान के संबंध में? मैंने वो प्रदीप सिन्हा जी की किताब है बंगाल सेंचुरी करके, उसके रेफरेंस से मैंने लिखा है। और द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी एक किताब है रफीउद्दीन अहमद की, उन्होंने भी इस बात को लिखा है उसमें कि 1866 के आसपास सर सैयद ने ये डिमांड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम हिंदू बिल्कुल अलग हैं और हम अलग हैं, और सांप्रदायिक आधार पे, कम्युनल बेसिस पे उन्होंने कहा था कि हमारा पृथक निर्वाचन होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा होना चाहिए। तो ये बुनियाद थी ट्यूनिशन थ्योरी की, भाई हम अलग अलग हैं तो हमारा निर्वाचन भी अलग अलग होना चाहिए। डिटेल के लिए इन दोनों किताबों को देखा जा सकता है। तो वहां से बात शुरू हुई और सेपरेट इलेक्टोरेट से बात आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर मुस्लिम लीग की स्थापना और फिर जमीयतुल उलमा उसमें आगे आगे आती है, फिर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना उसको लीड करते हैं और फिर पाकिस्तान की परिकल्पना सत्य होती है। तो ये बुनियाद वहीं से, इसीलिए पाकिस्तान में सर सैयद को पाकिस्तान का जनक माना जाता है। जी, आपने अपने कॉलम में सर सैयद अहमद खान का डेमोक्रेसी को लेकर के क्या उनकी सोच थी, इसके बारे में भी जिक्र किया है। तो इसके बारे में आपने क्या लिखा है अपने कॉलम में? देखिए, बिल्कुल वो सामंतवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनकी जो खुतबातें, जो उनका जो एड्रेसिंग का जो कलेक्शन है, जो उनके भाषण के कलेक्शन है उसमें, और असबाब बगावत हिंद में भी आप देखेंगे उन्होंने इस तरह की बात कही है, लिखी है कि उसमें जैसे वो कहते हैं कि राजा जो होता है वो ईश्वर का रूप होता है। तो एक बिल्कुल ये जो सामंतवादी जो विचार रहा है, फ्यूडल जो है, उसको उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन किया और उसको समझाने की कोशिश किया है कि जिस तरह राजा जो है, जिल्ले इलाही का एक शब्द उन्होंने कहा है कि जिल कहते हैं छाया को, कि इलाही कहते हैं ईश्वर को, यानी ईश्वर की छाया, जो बादशाह जो होता है, राजा जो होता है, जिल्ले इलाही होता है और उसके अंदर भी ईश्वर की तरह दया, करुणा भाव, ये जो एक्सप्लेन करते हैं पूरी की पूरी सामंत विचारधारा के अंदर जो एक राजा का महिमा मंडन करना, उसको ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर से जोड़ के करना, एक वो कहते हैं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसमें अगर ये आता है तो ये नीचे के लोग जो हैं, लोअर कास्ट हैं, जो नीचे के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान है, वो ऊपर आएंगे। और अच्छी बात नहीं कि कोई भी संभ्रांत व्यक्ति, वो उर्दू में उन्होंने रईस लिखा है, रऊसा लिखा है, कि वो नहीं चाहेंगे कोई भी संभ्रांत व्यक्ति कि नीच जात का आदमी एमएलए एमपी बन के, चाहे वो एमए किया हो, बीए, उस वक्त एमए बीए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आप समझ सकते हो उस कालखंड की बात करें। वो कहते हैं कि अगर वो एमए बीए भी किया हुआ है तो भी कोई नहीं चाहेगा, यानी कोई का मतलब उनका इशारा जो है वो अशराफ वर्ग की तरह था, संभ्रांत
जो एलिट क्लास है उसकी तरफ, कि वो उनके ऊपर आके हाकिम बने, उनको हुक्म दे, उनकी संपत्ति के, उनकी इज्जत आबरू का हाकिम बने, ये इसको कोई पसंद नहीं करे। इस तरह की बात करके वो स्पष्ट है कि वो सामंतवादी विचारधारा के को ही आगे प्रोपोगेट कर रहे थे। बड़ा दुख होता है कि सामंतवादी थे लेकिन उनको लोकतंत्र का महान सेवक और लोकतंत्र की विचारधारा को लेकर चलने वाला बात कह के आमतौर से बड़े अखबारों में, दैनिक जागरण का हमने हमने अभी चर्चा किया, और अभी हिंदू में भी उनका एक लेख छपा है उनके महिमा मंडन करते हुए, बिल्कुल झूठ पे आधारित है जो तथ्यों से बिल्कुल कोसों दूर है। जी ठीक है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने अपने कॉलम में सर सैयद अहमद खान और हिंदू मुस्लिम एकता, इस बारे में भी आपने जिक्र किया है, तो आपने क्या लिखा है ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। हाँ, देखिए मैंने ये भी कहा कि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हम बचपन से हम लोग को बताया गया था कि सर सैयद ने बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने ये किया वो किया। जब मैं असबाब बगावत हिंद पढ़ने लगा तो उसमें उन्होंने जो 1857 की जो हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसको हरामजदगी का एक शब्द है, एक गाली के तौर पे आमतौर से इस्तेमाल होता है, हरामजादा या हरामजदगी, यानी ऐसा काम जो बहुत ही बुरा काम हो। तो उन्होंने हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में था उसको हरामजदगी से उन्होंने उपमा दिया है। तो ये एक बहुत खराब, उसमें भी ये लिखते हैं कि जो सिपाहियों को जो प्रॉब्लम थी, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक पलटन में बना के रखा था, तो वो अंग्रेज सरकार को ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपको हिंदुओं को अलग रखना था, मुसलमानों को अलग रखता था, और जब आपने अलग रखा होता तो मुसलमानों को गाय की चर्बी वाले कारतूस को खींचने में या उसको काटने में उनको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी उनकी वो मानसिकता स्पष्ट झलकती है कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल अलग अलग हैं और इनको अलग अलग रखना चाहिए, वो रिकमेंड करते हैं बाकायदा। और ये असबाब बगावत हिंद के बारे में मैं बता दूं, ये पहली भारत की ऐसी किताब है जिसका सबसे तेजी के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, और इसका यूज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट किया, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल रेगुलेशन खराब थे। इसलिए आप देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म होकर डायरेक्ट जो है इंग्लैंड का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसके अंडर इंडिया आ जाता है। इसलिए उसको जल्दी से तो बिल्कुल अंग्रेजों के कहने पे और अंग्रेजों के मंशा के मुताबिक वो किताब लिखी गई थी, उनमें उनका महिमा मंडन भी किया गया है, और हिंदू मुस्लिम को अलग सेपरेट एक इकाई बताते हुए अलग करने की बात हुई। और यहाँ भी मैं बार बार कह रहे हैं, तथाकथित सेकुलर मीडिया, लिबरल मीडिया और अशराफ वर्ग उनको हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा पैरोकार बना के साबित करता। अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे तो फिर टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई? फिर ये फिर पाकिस्तान मूवमेंट का आधार, जिसको आज भी डाक टिकट पाकिस्तान की गवर्नमेंट निकालती है सर सैयद के नाम पे, और इंडिया में की सरकार भी मुस्लिम तुष्टिकरण, जो दरअसल अशराफ तुष्टिकरण है, अशराफ वर्ग को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए डाक टिकट निकाला जाता है। ये बहुत दुख की बात। इस कॉलम में आपने सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों के बीच में शिक्षा और महिलाओं में शिक्षा के बारे में उनकी क्या राय थी, इसके बारे में भी आपने जिक्र किया है, तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। एक बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि उनको समाज सुधारक और विशेष रूप से उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाला बताया जाता है, कि अगर वो सर सैयद इंडिया में न पैदा हुए होते तो हम पूरे भारत के लोग, विशेष रूप से मुसलमान, जाहिल रहे होते। तो ये बात समझ लेने है कि वो किन को एजुकेटेड करने की बात करते थे। देखिए वो सिर्फ वो जो अशराफ पुरुषों को पढ़ाने की बात किया, तालीम देने की बात किया, एजुकेट करने की बात किया, वो पूरे महिलाओं की शिक्षा के विरोधी थे। और मुसलमानों में जो लोअर कास्ट हैं, जिनकी संख्या 90% है, उनको जो है आप उनको भी एजुकेशन देने की बात नहीं करते हैं, और कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती भी है तो बस इनको थोड़ा सा धार्मिक शिक्षा दे दो, ये नमाज रोजा करने लगे, थोड़ा सा मोटी मोटी बातें इस्लाम की जान जाए, और ये थोड़ा सा हिसाब पता, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ताकि जोड़ घटाना कर सके। उनके खुद बात में ये सब बात स्पष्ट रूप से है। तो जब आप 90% पसमानदा को एजुकेट नहीं करना चाहते हो, महिलाओं को एजुकेट नहीं करना चाहते हो, तो फिर मैं समझता हूँ 5%, अगर टोटल मुस्लिम को 100% मान के एक डेटा बनाने की कोशिश किया, डेटा के आधार पर समझने की कोशिश किया, तो सिर्फ 5% अशराफ मर्दों को एजुकेट करने की बात करते थे।
तो ये सिर्फ 5% अशराफ मर्दों को एजुकेट करने वाला आदमी शिक्षाविद और शिक्षा सुधारक और मुसलमानों के लिए ये किया वो किया, इस तरह कह के जो महिमा मंडन उनका किया जाता है, बिल्कुल कोरी बकवास है और वो तथ्य रहित है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्यों की बात है तो सर सैयद के जो भाषण के कलेक्शन है उसमें आप देख सकती हैं, प्रोफेसर मसूद आलम फलाई ने हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान किताब लिखी, उसके चैप्टर नंबर 9 में अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद वहां देख सकते हैं। मसावात की जंग में भी लिखा गया और स्वयं उनके खुतबात और असबाब बगावत हिंद में भी आप देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से बिल्कुल खुला हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि कोई मैं अपनी अलग से कोई बात कह रहा हूँ। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो महिला शिक्षा विरोधी या पसमानदा शिक्षा विरोधी। फ्रेंड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजी। जी बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया, फैजी का ये कॉलम मुझे मौका दिया। डॉक्टर फैजी का ये कॉलम आप द प्रिंट हिंदी के ओपिनियन सेक्शन यानी मत विमत सेक्शन में पढ़ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी जरूर फॉलो करें।